गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर, और इट इज द वन शॉर्ट वीडियो फॉर द होल लेसन। इस वीडियो को हम लोग इस लेसन से ये 4 से 5 क्वेश्चन है बच्चों। अगर इतना क्वेश्चन को आप इस लेसन से पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सर क्या लिखेंगे, क्या आएगा, क्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, इट इज द वन शॉर्ट वीडियो फॉर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है What are photons? State their some properties. दूसरा क्वेश्चन है What do you mean by photoelectric effect? What are the laws of photoelectric effect? तीसरा क्वेश्चन है Establish Einstein equation for photoelectric effect. चौथा क्वेश्चन है What is dual nature of radiation? Establish de Broglie equation for dual nature of radiation. And last question है with reference to photoelectric effect, define the term work function, threshold frequency and stopping potential. इस 5 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो डुअल नेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर वीडियो के लास्ट में अगर समय बचता है तो बच्चों हम लोग कुछ इस चैप्टर से कभी कभी देखा गया है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी रहा है। हालांकि हम फिर से इस वीडियो में भी इस बात को रिपीट करेंगे कि असाइनमेंट जो दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। अगर आप असाइनमेंट करके जाते हैं तो फिर आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हमने हर चैप्टर का असाइनमेंट दिया हुआ है, दिए है ना, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन है असाइनमेंट का सफिशिएंट है। उसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसलिए हम फिर से जोर देंगे इस बात पर कि असाइनमेंट को पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए। असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद वीडियो देख लीजिए कि सर वीडियो में क्या क्या भेज रहे हैं। अगर असाइनमेंट पढ़ने के बाद अगर वीडियो आप नहीं भी देखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट तो पढ़ के जाइए। ओके बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर फोटोन्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फोटोन्स एंड राइट सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी से एक आध क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जानेंगे फोटोन्स क्या है। सॉल्यूशन, फोटोन्स आर द energy particles of light having energy E is equal to h nu। ये है फोटोन। फोटोन क्या है? लाइट में जो एनर्जी है वो किसके कारण है? तो लाइट में एनर्जी जो है वो उसके एक पार्टिकल के कारण है। उस एनर्जी पार्टिकल को ही नाम दिया गया है फोटोन्स। फोटोन्स आर द एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट में जो एनर्जी है वो किसके कारण? फोटोन के कारण। तो एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट को ही नाम दिया गया है क्या? फोटोन्स। फोटोन्स आर द एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो फिर सर उसमें एनर्जी कितना है? तो हैविंग एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर
where h is the Planck's constant having value 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the क्या, frequency of light, frequency of light। आई बात समझ में? ये है आपका फोटोन का जानकारी। अब हम लोग जानते हैं इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में। ऑल्सो वी नो दैट क्या जान रहे हैं भाई? तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? फ्रॉम ए एंड बी एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वेयर C is the speed of light and lambda speed of light कितना? 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda is the wavelength of light। यानी इसी फॉर्मूला को हम लोग अगर वेवलेंथ के टर्म में दिया रहेगा तो वेवलेंथ के टर्म में इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, और ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोटोन क्या हुआ? फोटोन सर एनर्जी पार्टिकल्स है किसका? लाइट का। लाइट में जो एनर्जी होता है वो किसके कारण होता है? फोटोन के कारण होता है। कितना एनर्जी? एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, nu is the frequency of light, lambda is the wavelength of light, and c is the speed of light या velocity, sorry speed of light या velocity of light। कितना होता है आप जान रहे हैं? 3 into 10 to the power 8 मीटर। इट इज द नॉलेज ऑफ फोटोन। ये फोटोन की जानकारी हुई। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भाई इसका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? फोटोन इज ए क्या? चार्जलेस पार्टिकल। फोटोन इज ए चार्जलेस पार्टिकल, that is having no charge। Number 2, rest mass of photon is 0। कहता है कि फोटोन में मास भी नहीं, इट इज ए massless, chargeless and massless, it is only energy particle having no charge, no mass। ठीक है। नंबर 3, speed of photon is equal to the speed of light। यानी कितना? that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चाहे वो किसी कलर का फोटोन हो, स्पीड इतना ही रहेगा। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। व्हाट आर फोटोन्स? एक बार फिर से इसको जान लें, फोटोन क्या है? तो फोटोन्स आर द एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट। फोटोन जो है लाइट का ही एनर्जी पार्टिकल्स है। लाइट में जो एनर्जी है किसके कारण? ड्यू टू द फोटोन्स। कितना एनर्जी? एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। ओके, प्रॉपर्टी क्या है? तो फोटोन्स आर चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स। फोटोन्स आर
चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल हैविंग नो चार्ज नो मास। स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितना? स्पीड ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल है ना, तो जो लाइट का स्पीड होगा वही फोटोन का स्पीड होगा। जो लाइट का स्पीड होगा वही फोटोन का। कितना? तो स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह कुछ प्रॉपर्टी था। ओके, कितना आसान सा। अरे बहुत आसान चैप्टर है। वन शॉट में ऐसा थोड़े है कि सर इतना ज्यादा कैसे पढ़ पाएंगे। अरे बहुत आसान है। ओके, चलिए देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन। क्या था सेकेंड क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आइए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and then what are the laws of photoelectric effect? चलिए इसका आंसर तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत आसान है। फोटो यानी लाइट और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज। लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कह रहा है द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस पर जब लाइट पड़ता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करता है, इजेक्ट होना शुरू करता है। दिस फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो यानी लाइट, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को ही कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये? द phenomenon of ejection of electrons. The phenomenon of ejection of electrons from a metal surface। लेकिन कब भाई? फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency is incident on it is called photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ में? सिंपल सा तो घटना है, किसी मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट आने से उससे इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की घटना, इमिट होने की घटना, उत्सर्जित होने की घटना, निकलने की घटना। द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। कब? व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट।
अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको क्या नाम दिया गया? द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यही तो है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कुछ लॉ है। कितना हार्ड क्वेश्चन है देखिए ना। सिंपल सा, तो बहुत ही आसान सा लेसन है। एक वीडियो को आप मन लगा के देख लीजिएगा, एक लेसन कंप्लीट। इसी तरह से एटम्स न्यूक्लियाई का एक वीडियो डालेंगे बच्चों, और सेमीकंडक्टर का एक वीडियो डालेंगे। 3 वीडियो 3 लेसन इधर कंप्लीट। ओनली 3 वीडियो 3 लेसन आसानी से कंप्लीट। ठीक है, चलिए आइए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या क्या लॉ है भाई? तो पहला लॉ कहता है द phenomena of photo electric effect takes place only when the frequency of incident light is greater than the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है पहला लॉ? पहला लॉ क्या कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना है ये तभी घटेगा। The phenomena of photoelectric effect takes place only when the phenomena of photoelectric effect takes place। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी घटेगी, तभी होगी, कब? When the frequency of incident light, कब? आने वाले लाइट, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उससे रिक्वायर्ड टू रिमूव, नॉट इजेक्ट, सॉरी, रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? उसको कहा जाता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमको खाली इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं है भाई, उसको इजेक्ट भी कराना है। तो इजेक्ट कराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तब ना इलेक्ट्रॉन निकल करके फिर इमिट होगा। समझ में आया? तो कह रहा है कि फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, तभी घटेगी when the frequency of incident light, आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि द phenomenon of फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो घटना है वो इंस्टेंटेनियस, तुरंत, क्षणिक फेनोमेना है, तुरंत होने वाली घटना है। ये तुरंत का क्या सेंस है यहां पर? तो लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत कम समय लगता है। लाइट के आने के बाद इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁸ सेकेंड के बीच ही निकल जाता है। लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का जो समय टाइम इंटरवल है 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10। इस बीच किसी किताब में -8, किसी में -9, किसी में -10। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो टाइम इंटरवल है, किसका टाइम, ये आपको समझाने के लिए, टाइम इन 10⁻⁸ से 10⁻10 सेकेंड के बीच ये टाइम वेरी करते। इसको लॉ में लिखना नहीं है, वे आपके लिए बता दे रहे। बस लॉ में एक ही लाइन लिखना, इट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons directly depends on the frequency of incident light। ये क्या लॉ हुआ सर? नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं समझ में आया तो उसके लिए तो है, लेकिन पढ़ते समय सब समझे हुए हैं। फिर भी ये क्रैश कोर्स है, रिवीजन क्लास है, तो समझ लेते हैं। ओके, आइए क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहे थे? देखिए यहां पर लिखे हुए, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, यानी वो कितना तेजी से निकलेगा। तो कह रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी, अरे फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन यानी एनर्जी ऑफ E = h²। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा जो लाइट आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आ गया तो ज्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ गया तो कम एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी का लाइट आएगा उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, चलिए अब एक छोटा सा लॉ और है, इसको भी जान ले हम लोग। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, उसके बाद 1 मिनट पहले इतना दूर आपको लिखने के लिए हम इसको अब जूम करके लिख लेंगे, इसको या पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। ओके, चलिए तो अब अगर हम एक लॉ के लिए जगह बनाते हैं यहां पर, लॉ नंबर 4, 4 ही लॉ है, इतना ही में हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई लॉ? चौथा लॉ तो कह रहा है द नंबर ऑफ photoelectrons, the number of photoelectrons directly depends on the intensity of incident light।
ये 4 लॉ है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा लॉ को समझ लीजिए, क्या कह रहा है चौथा लॉ कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी संख्या, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो कह रहा है कि ये डिपेंड करेगा आने वाले लाइट के इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कितना एरिया पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ज्यादा एरिया पर लाइट इंसिडेंट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम एरिया पर लाइट इंसिडेंट करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब यहां पर देखिए 2 बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी संख्या, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पर। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अब पूछता भी है। ओके, आइए ये आपका, इसको थोड़ा सा हम बस हो गया, ये आपका हो गया, सारा एक ही में आ गया। थोड़ा सा इसको हम कंप्रेस कर दिए, है ना? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई। पहला क्वेश्चन व्हाट आर फोटोन्स, राइट सम प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का किसी मेटल सरफेस पर आकर के वहां से इलेक्ट्रॉन के इमिट होने की घटना, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। लॉ क्या क्या है? तो पहला लॉ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना होने के लिए आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो घटना है इट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना, क्षणिक भर में होने वाली घटना है। क्षणिक भर में किस सेंस में? लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का जो टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। लाइट जैसे ही मेटल सरफेस से टकराएगा तो 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 सेकेंड के इंटरवल के दौरान ही इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट कर जाएगा। तीसरा लॉ, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और चौथा लॉ है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी संख्या डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना आसानी से जल्दी जल्दी हो जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, देख लिया जाए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टैब्लिश आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? अब आइंस्टीन साहब ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ लॉ दिया और एक इक्वेशन दिया। क्या है? क्वेश्चन है आपका एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टैब्लिश Einstein's equation for photoelectric effect। आइंस्टीन ने क्या दिया? ये आपका तीसरा आंसर है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन ने क्या दिया भाई? तो बढ़ा हुआ चीज है, नया बात थोड़े है। आइंस्टीन ने क्या दिया? तो आइंस्टीन कहते हैं कि जब लाइट मेटल सरफेस पर आ रहा है तो ये जो लाइट आ रहा है उसका एनर्जी 2 पार्ट में खर्च हो रहा है। आने वाले लाइट का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रहा है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे थे ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन।
तो आइंस्टीन कहते हैं कि जो एनर्जी आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, उसका एनर्जी दो हिस्सों में खर्च हो रहा है। आने वाले लाइट का एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो जा रहा है, और बाकी जो बच रहा है, बच क्यों रहा है भाई? क्योंकि लॉ कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना तभी होगा जब आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा। यानी अभी इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन लॉ कहता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी उसका जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो बचेगा ना। तो यही बात आइंस्टीन कह रहे हैं कि जो बाकी बच गया वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन। इसी बात को लिख देना है। क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आंसर में लिखेंगे इसका हम लोग, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द energy of incident light is used up in two parts, क्या कहते हैं? कौन कौन सा पार्ट भाई? कहते हैं सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी, some part of the incident energy is used to remove the electron from the metal surface, और इस पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया? दिस पार्ट ऑफ एनर्जी, दिस पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दिस पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा उसको क्या नाम दिया गया? वर्क फंक्शन। ओके, अब जो बच गया, द रेस्ट पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी provide the electron, क्या देगा? the kinetic energy. This is Einstein's theory for photoelectric effect. अब इसी थ्योरी के आधार पर हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स इक्वेशन। फिर से एक बार थ्योरी को जान ले। आइंस्टीन ने कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आकर के मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, उसका जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज यूज्ड अप, वो यूज होगा इन टू पार्ट्स, दो हिस्सों में यूज होगा। यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। कौन कौन पार्ट्स है? तो क्या कह रहे हैं? सम पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट एनर्जी, ये जो इंसिडेंट एनर्जी आया, ये जो एनर्जी आया, इंसिडेंट हुआ, इसका कुछ ही हिस्सा, सम पार्ट, इज यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना हिस्सा खर्च होगा, इसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। अगर अलग से कोई पूछे वर्क फंक्शन क्या है, तो हम लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी
required to remove the electron from the metal surface। आगे हम डिफाइन करवा देंगे अलग से 2-3 डिफिनेशन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। लेकिन अभी भी आने वाले लाइट के पास ज्यादा एनर्जी बचा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास था ही ज्यादा एनर्जी, अभी तो कुछ हिस्सा खर्च हुआ और बाकी जो बचेगा द रेस्ट पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, अब जो इंसिडेंट एनर्जी के पास जो बाकी बचा हुआ है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया फिर भी अभी बचा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा, यानी इजेक्ट कराएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी कि हम लिख सकते हैं सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू, दो पार्ट, पहला पार्ट को हम नाम दे रहे हैं वर्क फंक्शन, प्लस दूसरा पार्ट क्या कहला रहा है? काइनेटिक एनर्जी। हो गया है किसका काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा देते हैं। क्या क्या है भाई? इफ nu is the frequency of incident light and nu naught is the frequency of incident light, therefore energy of, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, therefore energy of incident light E is equal to h nu। Also if nu naught is the threshold frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रॉन को जितना निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर वो आपका न्यू नॉट है, देयरफॉर वर्क फंक्शन, तो फिर वर्क फंक्शन किसको कहेंगे? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सो E इज इक्वल टू, तो यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, सो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 1 मान लीजिए। सो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इज Einstein equation। Einstein equation for photoelectric effect। यही तो है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। जो बात यहां हमने थ्योरी में बताया है इसी को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिए, और ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन ए इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार फिर से समझ लिया जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, आइए। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? सबसे पहली बात, आइंस्टीन ने क्या कहा? तो आइंस्टीन कहते हैं कि जो लाइट आ रहा है किसी मेटल सरफेस पर, जो लाइट आ रहा है जिसके कारण
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना होने का क्या मतलब हुआ जी? मेटल सरफेस पर लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना, यही ना। तो क्या कहते हैं कि जो लाइट आ रहा है उसका जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में खर्च होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। आइंस्टीन के अनुसार जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी कितने हिस्सों में खर्च होगा? दो हिस्सों में। कौन कौन? क्या कहते हैं? सम पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट एनर्जी, ये जो इंसिडेंट एनर्जी का कुछ हिस्सा है, इज यूज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में खर्च होगा। एंड दिस पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी खर्च हो जाएगा उसको क्या नाम दे दिया जा रहा है? वर्क फंक्शन। लेकिन लॉ कहता है कि आने वाले लाइट के पास इससे ज्यादा एनर्जी होना, अभी तो इलेक्ट्रॉन खाली निकला है, लेकिन आने वाले लाइट के पास इससे ज्यादा एनर्जी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना संभव हो सकता है। पहला ही लॉ बता चुके। यानी कि अभी आने वाले लाइट के पास ज्यादा एनर्जी है, तो भाई जो ज्यादा एनर्जी है उसका क्या? तो आइंस्टीन कहते हैं द रेस्ट पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, रेस्ट पार्ट, अभी जो बचा हुआ एनर्जी है आने वाले लाइट के पास, वो क्या करेगा? प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन द काइनेटिक एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी इजेक्ट कराएगा, पुश करेगा, जाओ। अब इसी थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा देते हैं, और जो इक्वेशन मिलेगा इट इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन। कैसे भाई? तो क्या करें? सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आने वाले लाइट का एनर्जी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। दो हिस्सा में टूटा ना, पहला हिस्सा वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। आने वाले लाइट की एनर्जी को अगर ये दिखा रहे हैं, वर्क फंक्शन को फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी को के। अब सर आने वाला लाइट का पास एनर्जी कितना होगा? तो मान लिया जाए कि अगर आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी है भी न्यू, तो उसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा? तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यही ना। और फिर एच न्यू, आने वाली लाइट का तो एनर्जी निकल गया। वर्क फंक्शन कितना? तो वर्क फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको तो थ्रेशोल्ड कहे थे हम लोग, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ही को एनर्जी में बदल दीजिए तो उतना एनर्जी खर्च हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि न्यू नॉट क्या है? आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? E के जगह में एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स इक्वेशन। ओके, चलिए ये देखिए 3 क्वेश्चन हो गया ना। कितना टाइम लगा? और इतना ही पढ़ने में भी लगा था। 3 क्वेश्चन में वहां 3 दिन लगा था, और एक चौथा डी ब्रॉगली रिलेशन 4 दिन, 1 आध दिन, और 5 दिन में तो लेसन खत्म हो गया था। इतना ही न पढ़े थे भाई। फोटोन जिस दिन पढ़े, फोटोन का एक क्वेश्चन, उसके साथ एक आध न्यूमेरिकल किए। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़े, उस दिन एक दिन पूरा लग गया। आइंस्टीन पढ़े, इसके साथ एक आध क्वेश्चन किए, 3 दिन। एक दिन डुअल नेचर 4 दिन, एक दिन और एक्स्ट्रा लगा था हम लोगों को स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ने में। 5 दिन तो लगा ही था। 4 से 5 क्वेश्चन ही तो बनेगा। आप देखिए तो कुछ न्यूमेरिकल्स था। चलिए देखा जाए लास्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन भाई देखिए तो, देखिए ना, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन? एस्टैब्लिश डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। यही ना है। डुअल नेचर क्या है तो हम लोग जानेंगे, और फिर डी ब्रॉगली ने इस डुअल नेचर के लिए क्या रिलेशन दिया। हालांकि अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं।
पूछ सकता है। नहीं पूछा है तो ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, नहीं चौथा ना है, चौथा क्वेश्चन है। व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन? और फिर कहता है establish de Broglie's relation for dual nature of रेडिएशन। चलिए भाई इसका आंसर क्या है? आंसर तो आंसर देखिए, जिस समय हम पढ़ाए थे उस समय आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग फेनोमेना पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लाइट के एक पार्टिकल की बात हो रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं फोटोन। और हम लोग लाइट जब पढ़े तो वहां पर वेव ऑप्टिक्स भी पढ़े, और हम लोग जाने कि लाइट में वेव नेचर भी होता है, लाइट वेव के जैसा भी बिहेव करता है। और यहाँ फोटोन से पता चल रहा है कि लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है। देन इट इज कॉल्ड डुअल नेचर। यानी लाइट में क्या कह रहा है, सम फेनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट gives the particle nature of light, while some phenomena like interference, diffraction, etc. gave the, यहां पर भी हम लोग गेव ही कर लेते हैं, gave the wave nature of light। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इट मीन्स लाइट behaves as wave as well as particle। it is known as, और इसी को हम लोग, इट इज नोन एज क्या? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसी को क्या कहा जाता है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आई समझ में बात? हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका चर्चा रहा है? फोटोन का। फोटोन क्या है? इट इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। और हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े, वहां पर क्या था? दो वेव इंटरफेयर करता था। यानी लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है और लाइट वेव के जैसा भी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि लाइट में दोनों नेचर है, डुअल नेचर, यानी दोहरी प्रवृत्ति। तो लाइट में दोनों नेचर है ना, पार्टिकल के जैसा भी और वेव के जैसा भी। इसी को कहा जाता है डुअल नेचर।
अब डिब्रॉगली इसके बारे में क्या कहते हैं? तो ये तो लाइट का था। अकॉर्डिंग टू de Broglie, a wave is associated with every moving particle. Such waves are called matter wave or de Broglie wave. de Broglie waves, ये डी ब्रॉगली का थ्योरी था। डी ब्रॉगली कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट, एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव। पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो और उसके साथ जो वेव डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको नाम दिया उन्होंने मैटर वेव। ठीक है। और इसी कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने एक रिलेशन दिया। उस रिलेशन से पता चला, उन्होंने फोटोन के लिए रिलेशन दिया और उससे पता चला कि फोटोन जो है पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। कैसे? तो एच एनर्जी ऑफ ए फोटोन E is equal to h nu or h nu, and it is also equal to hc by lambda. Also from Einstein's mass energy relation, E is equal to mc square. तो इक्वेटिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा? एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सी से सी कट गया। देन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, एंड दिस इज व्हाट? एम सी, यानी कि हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर P is equal to mc is equal to momentum of photon this relation is known as, and this relation is known as de Broglie relation. For dual nature, ये रिलेशन जो है, इसी रिलेशन को हम लोग डुअल नेचर का रिलेशन आइंस्टीन, ये डी ब्रॉगली ने कहा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये रिलेशन लैम्डा और पी के बीच दिखा रहा है। यानी फोटोन का लैम्डा, फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन का लैम्डा भी है, यानी वेवलेंथ भी है, और फोटोन में मोमेंटम भी है। और मोमेंटम किसका होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी एक पार्टिकल का। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नोन एज एनर्जी ऑफ
डुअल रिलेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। चलिए एक बार फिर से समझ लिया जाए, अभी तक तो खाली लिखे हैं, समझे कहाँ है? तो यहां तक तो समझ लिए थे कि लाइट का अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। और हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स पढ़े, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये लाइट के वेव नेचर को शो करता है। यानी कि लाइट में दो दो नेचर है, लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है और वेव के जैसा भी। इसी को कहा जाता है क्या? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब डी ब्रॉगली क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली कहते हैं कि सिर्फ लाइट ही नहीं, वेव इज मूविंग विथ, वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। सिर्फ लाइट ही नहीं, लाइट में ही दो नेचर नहीं है, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव डेवलप हो जाएगा। और डी ब्रॉगली ने उस तरह के वेव को नाम दिया हुआ है मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अब इसी थ्योरी को लेकर के डी ब्रॉगली फोटोन के लिए रिलेशन निकालते, कहते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। और आइंस्टीन के अनुसार एक पार्टिकल जिसमें मास सेम है उसमें कितना एनर्जी हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये भी अगर एनर्जी, फोटोन भी तो लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ फोटोन। दोनों को इक्वेट कराएंगे, ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशन फॉर डुअल नेचर। ये देखिए आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, टाइम अभी 1 आवर भी नहीं हुआ है वीडियो का, तो हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स भी समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल रह सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन था, with reference to photoelectric effect define the terms। नंबर ए कुछ भी है ना हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा था वर्क फंक्शन, और तीसरा है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए यहां से हम लोग आंसर करते हैं, एक एक करके पहले जान लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो अभी तो पढ़ाते समय बताए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इंसिडेंट लाइट का। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to remove the electron from the metal surface is called threshold। is called threshold frequency। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मिनिमम, उससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो इजेक्ट कहां से होगा।
तो कह रहा है आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी कम से कम कितना होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाला जा सके। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट नंबर बी, वर्क फंक्शन। क्या है भाई वर्क फंक्शन? तो अभी तो बताए आइंस्टीन इक्वेशन में द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी required to remove the electron यहां देखिए सेम चीज ना, यहां हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए और यहां द अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द metal surface is called work function, is called work function। तो भाई if nu naught is the threshold frequency, therefore work function phi naught is equal to क्या हो जाएगा, h nu naught। ये याद रखेंगे। अरे जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसी को एनर्जी में बदलिए ना। तो फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कैसे बदलेंगे? तो एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है तो उसका एनर्जी h न्यू, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है तो उसका एनर्जी h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इज द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसी को एनर्जी में बदल देंगे तो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। द अमाउंट ऑफ एन इंसिडेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या मिनिमम ऐसा लिख सकते हैं। अमाउंट के जगह में पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, द पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा लिखेंगे, अच्छा रहेगा। या फिर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोगों को तो पार्ट में के टर्म में डिफाइन करना है, इसलिए पार्ट में लिखेंगे। अब तीसरा डिफिनेशन क्या है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल स्टडी दिमाग में आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में आपको समझाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, इधर से हमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को निगेटिव कर दिया, तो जब इधर से निगेटिव कर दिया उधर से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो ये जो निगेटिव पोटेंशियल है अब उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो ये कलेक्टर प्लेट का निगेटिव पोटेंशियल कितना कर दिया जाए, उधर से आने वाला एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाए। तो द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट एट विच, और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, जीरो। देन दैट निगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, या कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं इसको। तो लिखते हैं इट इज defined as the negative potential of the collector plate
at which the current in the circuit becomes zero is called a stopping potential या कट ऑफ वोल्टेज या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल। समझ में आया? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर वर्क डन बाई, थोड़ा सा लिख देते हैं, न्यूमेरिकल के लिए काम आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई भी नॉट। Where V naught is the stopping potential। अरे भैया जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी को ना रोकना है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी उसका काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही हमको काम करना पड़ेगा। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या? ई भी नॉट। अरे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है, तो वही क्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो ई, और यहाँ भी यानी भी नॉट। तो ये आपका 5 क्वेश्चन इस लेसन का एक वीडियो में हमने कंप्लीट किया। ओके बच्चों, तो अगर आप इतना सारा क्वेश्चन इस लेसन से कर जाते हैं तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा, चूंकि इस लेसन से देखा गया है ऑब्जेक्टिव, ये न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछा गया है, इसलिए हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल भी साथ में कर लें। चलिए, ये 2 क्वेश्चन छोटा छोटा हम लोग जो फॉर्मूला वगैरह पढ़े उसको समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या करा है? फाइंड द एनर्जी ऑफ येलो फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा सा बात है भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू या इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यही ना, एच सी बाई लैम्डा। तो यहां पर हमारा लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई? आपका गिवन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम, लेकिन इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आ गया लैम्डा। देयरफॉर E इज इक्वल टू हो गया एच सी बाई लैम्डा, तो h3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सॉल्व कीजिए, ये 3 जीरो यहां पर है, ऊपर जाएगा माइनस, यानी कि ये 37, इसको काटिए ना, 6 से काटिए 1000, ये 1.1, तो 1.1 इंटू ये 3 जीरो ऊपर गया, ये 10 18 10 टू द पावर माइनस 37 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 3, यानी कितना आ गया जी? 3.3 इंटू, और ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 19, ये आ गया आपका जूल। लेकिन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, तो इसलिए इतना जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर एनर्जी इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये कट जाएगा यहां से, ये कितना आ जाएगा? लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। एक फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है भाई, एनर्जी ऑफ जो फोटोन आ रहा है दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट दिया हुआ है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट निकालना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए देखा जाए। इसको नोट कीजिए क्योंकि थोड़ा सा हम इसको इधर खिसकाएंगे, उधर आसानी से बन जाएगा, है ना। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए क्या हो गया। तो अब यहां से V नॉट, तो हमको पता है भाई हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू माइनस न्यू नॉट यानी कि ये H न्यू, यानी EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, दैट इट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट इज द वर्क फंक्शन, और E न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस फाई नॉट बाई E। सॉल्व कर दीजिए, बस हो तो गया भाई। E कितना दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 0.8, ये लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो इसको चेंज कर दीजिए ना, -10⁻, अरे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो कितना जूल हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया, डिवाइड बाई E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज हो गया, ये यहां से कट जाएगा, तो V नॉट कितना आ जाएगा जी 1.2 वोल्ट आंसर। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। ओके बच्चों, तो ये आपका 1 शॉर्ट वीडियो फॉर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कंप्लीट हुआ। आपका पूरा टॉपिक, इतना क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, डुअल नेचर से इससे बाहर नहीं रहेंगे। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग, एक वीडियो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई का होगा और एक वीडियो हम लोग सेमीकंडक्टर का। बस 2-3 दिन के अंदर 20 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल अगला वीडियो जो होगा कल जाएगा और फिर इसके बाद एक वीडियो आपका परसों जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका इधर, और फिर हमारा उधर जो वीडियो जा रहा है, AC चल रहा है, AC के बाद ऑप्टिक्स, यानी कि मुश्किल से 1 वीक और लगेगा। सारा आपका सिलेबस ऑनलाइन में भी हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आपकी मर्जी, आप वीडियो देखिए नहीं देखिए। हमने देखिए एक साल में शायद ही कोई टीचर इतने बार इतने तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट करके देगा। हमने एक बार ऑफलाइन सिलेबस पढ़ा के ख़त्म किया, ऑफलाइन रिवीजन कराया, और फिर ऑनलाइन में हर चैप्टर का आपका कंप्लीट किया। तो बाकी आप देखिए आप कितना कर पाए हैं। हमने अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है बच्चों। अब आपकी जिम्मेवारी आप कितना निभाते हैं। हमको तो मार्क्स चाहिए आपका, अच्छा मार्क्स होना चाहिए आपका। ओके, बाय।